बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री में नम्स एमटी कैट के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड्स में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। रिएक्शंस इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड between adjacent carbon atoms are called beta elimination reactions। नीचे थोड़ी सी इसकी मैं डिटेल भी लिखी है। इस बात का मतलब क्या है। सपोज़ करें मेरे पास कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो कि हम एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे लेंगे। मेरे पास ये है CH3 और इसको मैं यहाँ पे CH2 लिख देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे CH2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं Cl कर देता हूँ। ठीक है, हमें पता है कि ये जो हैलोजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे और इस कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है इसको हम बीटा कार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन कौन होगा? जो हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा वो अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन होगा उस कार्बन को हम बीटा कार्बन का नाम देंगे। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या करते हैं हम कि जो बीटा कार्बन है उसका एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। सपोज़ करें अगर यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं CH2 को अगर इस तरीके से लिख लूँ। सपोज़ करें मेरे पास है समथिंग लाइक दिस है मेरे पास। यहाँ से मैं दोनों हाइड्रोजन्स को अगर रिमूव करूँ, ठीक है, तो सपोज़ करें ये मेरे पास कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं सही, हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। ये जो बीटा कार्बन है साइन रिमूव करते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोजन, ये इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन, और इस कार्बन को हम नाम क्या दे रहे हैं? इसको हम बीटा कार्बन का नाम दे रहे हैं, जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। और अल्फा कार्बन कौन सा है? जो कि हैलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को हम निकालते हैं जो कि ये प्लस की फॉर्म में निकलेगा और ये कार्बन नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे बच जाएगा। और साथ हम क्या करेंगे, इस हैलोजन को हम निकाल लेंगे जो कि ये नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और ये कार्बन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। सो रिजल्ट यहाँ पे क्या निकलता है कि ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव यहाँ पे आपस में एक और डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। सो मॉलिक्यूल का मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या चीज़ बनता है? अल्कीन्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है जी, हमेशा याद रखें कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के रिजल्ट में अल्कीन्स बनेंगे। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बीच में कंपटीशन हुआ करता है। कैसे कंपटीशन हुआ करता है? अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद डिटेल में ले लें, सपोज़ करें मेरे पास है CH3 और ये कार्बन है मेरे पास, इसके साथ दो हाइड्रोजन्स को मैं इस तरह डिस्प्ले फार्मूला की शक्ल में लिख लेता हूँ। ये कार्बन है CH2 और इसके साथ हैलोजन यहाँ पे लगा हुआ है। मेरे पास ये क्या चीज़ है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये मेरे पास क्या चीज़ है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। अब अगर न्यूक्लियोफाइल क्या काम करे, न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करे इस हाइड्रोजन को, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को, अच्छा बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बीटा कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये बीटा हाइड्रोजन में इसको नाम दे दिया। तो अगर न्यूक्लियोफाइल बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच करे तो फिर हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को अप्रोच करेगा तो फिर क्या रिएक्शन होगा? फिर हमारे पास एसएन रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो फिर रिएक्शन कौन सा होगा? रिएक्शन हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जिसको मैंने शॉर्टकट में ई लिख लिया। लेकिन अगर ये अप्रोच करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को तो फिर क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे और ये आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि दो सिग्मा बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी टूट जाएगा, और एक न्यू पाई बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हमेशा किसी भी बेस के अंदर प्रोसीड करेंगे। कोई भी हमारे पास बेस होगा,
जैसे कि सपोज़ करें हम ले सकते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम थोड़ा सा इथेनॉल भी जो है ना वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दो मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड हुआ करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस के भी दो मैकेनिज़्म हुआ करते हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं, E2 मैकेनिज़्म, और एक को क्या हम नाम देते हैं, E1 मैकेनिज़्म। सारी चीज़ें तकरीबन कॉमन है। E2 जो है ना तकरीबन SN2 के साथ सिमिलर है, और E1 तकरीबन SN1 के साथ सिमिलर है, लेकिन सारी सिमिलरिटीज़ इसके अंदर नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है कि हमारा जो E2 मैकेनिज़्म है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होगा वो E2 मैकेनिज़्म को अंडरगो करेगा। जब भी हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी आप बेस के अंदर इसको अगर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सपोज़ करें मेरे पास है कोई भी क्या चीज़ है, ये मेरे पास है CH3CH, ये मैं CH2 को इस तरह लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या चीज़ है यहाँ पे कार्बन, और ये क्या चीज़ है मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है। ये क्या चीज़ है, पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है। ये क्लोरीन क्या काम कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करने की बार बार कोशिश कर रहा है। और चूंकि मैं अगर इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे मैंने लिखा था, ये देखें इथेनॉलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सो इसमें से मेरा जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें से मैं ले लेता हूँ क्या चीज़ है, OH नेगेटिव मैं ले लेता हूँ। अब ये OH नेगेटिव जो है वो क्या काम करेगा, वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और इस कार्बन के ऊपर भी पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। सो ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ पे अप्रोच करेगा। सो क्या काम होगा कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लिविंग ग्रुप आई मीन टू से हैलोजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोरीन ले जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये वाला कार्बन ले जाएगा। सो क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिल के वाटर यहाँ पे निकाल लेंगे, और Cl जो है वो किसके साथ मिलेगा, चूंकि हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, तो पोटाशियम प्लस और Cl नेगेटिव आपस में मिल के पोटाशियम क्लोराइड बना लेंगे। बकाया क्या चीज़ रह गई हमारे पास, बकाया मेरे पास रह गया CH3, ये कार्बन अब हो गया नेगेटिव, और ये कार्बन अब हो गया पॉजिटिव। इसके साथ दो हाइड्रोजन एडवांस में थे, इसके साथ एक हाइड्रोजन था। सो ये कार्बन नेगेटिव ये कार्बन पॉजिटिव आपस में यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे, रिजल्टेंट हमारे पास प्रोपीन अल्कीन बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो हमारे पास E2 मैकेनिज़्म है, ये भी SN2 मैकेनिज़्म की तरह सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, ठीक है। सो सिंगल स्टेप कैसे है, हमारे पास हमेशा जो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्ड ब्रेकेज है, और साथ में इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम और हैलोजन की जो बॉन्ड ब्रेकेज है ये वाला भी, और साथ में ये कार्बेनियन और कार्बोकैटाइन ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तीनों काम एक ही वक्त पे होंगे, इसलिए ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब SN2 के साथ इसका डिफरेंस क्या है, SN2 के साथ इसका डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड में sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, फिर ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, और फाइनल प्रोडक्ट में अगेन sp3 हिब्रिडाइजेशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कार्बन की sp3 हिब्रिडाइजेशन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी। SN2 मैकेनिज्म की तरह E2 मैकेनिज्म जो है उसकी मॉलिकुलरिटी जो है ना वो भी 2 हुआ करती है, ठीक है। मॉलिकुलरिटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म जो है, सॉरी E2 मैकेनिज्म जो है वो भी क्या हुआ करती है, वो 2 हुआ करती है, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हुआ करता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो भी इन्वॉल्व हुआ करता है, और ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। और लास्टली काइनेटिकली भी अगर आप इस रिएक्शन को चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली भी हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है,
और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों का जो है ना ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड का भी और न्यूक्लियोफाइल का भी, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो हुआ करेगा SN2 मैकेनिज़्म का वो सेकंड ऑर्डर वो हुआ करेगा, क्योंकि 1+1 ये हमारे पास क्या चीज़ बनाता है, वो हमारे पास 2 बनाता है। ठीक है, तो E2 मैकेनिज़्म जो ओवरऑल हुआ करेगा वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर हुआ करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है E1 मैकेनिज़्म है। सो E1 मैकेनिज़्म हमने एडवांस में बात की है कि E1 मैकेनिज़्म जो है वो SN1 के साथ सिमिलरिटीज़ हैं उसकी। अब E1 क्या चीज़ है, जो जिस तरह SN1 जो है वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो है वो SN1 के ज़रिए प्रोसीड होते हैं, इसी तरह जो E1 है वो भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के लिए हुआ करेगा। ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स और जिस तरह SN1 टू स्टेप मैकेनिज़्म है, इसी तरह सेम E1 जो है वो भी टू स्टेप मैकेनिज़्म हुआ करेगा और सेम स्टेप हुआ करेंगे इसमें, जिस तरह SN1 में हुआ करते हैं। सेम स्टेप का मतलब ये है, SN1 में पहले आयोनाइजेशन होती थी, बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ करता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सेम तकरीबन चीज़ें होंगी। जैसे कि सपोज़ करें मेरे पास कोई भी एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, जैसे कि मेरे पास ये है CH3 और यहाँ पे Cl मैं ले लेता हूँ। सो पहले स्टेप में क्या होगी, रिवर्सिबल आयोनाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहीड्रल शेप है। यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, ये हमारे पास CH3 एंड दिस वन CH3 यहाँ पे प्लेनर हो जाएगा और यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी sp2। अब चूंकि ये एक कार्बन पॉजिटिव है, ये इन तीनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से हेल्प मांग रहा है कि भाईजान मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब मेरा जो है ना कोई आप हेल्प करें। तो ये जो तीनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करता है। वो इस कार्बोकैटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के ज़रिए स्टेबलाइज कर सकते हैं। अल्काइल ग्रुप का हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट हुआ करता है। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अब बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये हमारे पास CH3, यहाँ पे ये मेरे पास जो है इस CH3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2 और एक हाइड्रोजन मैं इसमें से ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो हेल्प मांग रहा है तीनों में से कोई एक कार्बन से कि भाईजान मेरे साथ बनाओ बॉन्ड, क्योंकि मैं आयन हूँ, मेरे ऊपर चार्ज है। सो ये चार्ज जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब कोई भी बेस के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो OH है, OH क्या काम करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ये कार्बन पुल करेगा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन जब ये पुल करेगा ये वाले इस बॉन्डेड के, तो नेगेटिव बन जाएगा। सो ये कार्बन पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से ये जो H और OH है ये वाटर बना लेगा और साथ हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, कार्बन। कार्बन के साथ क्या चीज़ होगा हमारे पास, यहाँ पे CH3 एक लगा लेते हैं हम, या हमारे पास यहाँ पे सेकंड CH3 लगा लेते हैं और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पे कार्बोकैटायन में भी sp2 हिब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे ये जो दो कार्बन है ये भी sp2 हिब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये E1 मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से हुआ करता है। इसके बाद बाकी बातें भी तकरीबन इसकी सिमिलर है SN1 के साथ, कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या चीज़ है, वो 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस में मैं बता चुका हूँ कि ऐसे रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में प्रोसीड होते हैं उसमें सबसे स्लो वाला जो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है और आयोनाइजेशन वाला स्टेप हमेशा स्लो स्टेप हुआ करता है। सो हमारे पास ये आयोनाइजेशन वाला स्टेप है और इस स्टेप में जस्ट एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी हुआ करेगी वो 1 हुआ करेगी। काइनेटिक्स अगर इस रिएक्शन के हम चेक करेंगे तो काइनेटिकली भी जो है ना ये रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ जस्ट एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट जो होता है वो आयनाइजेशन से होता है और आयनाइजेशन में एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है और ओवरऑल ऑर्डर भी अगर आप चेक करेंगे E1 मैकेनिज्म का तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर हुआ करेगा। ठीक है, तो इस तरह के मज़ीद
इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल केमिस्ट्री स्कूल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप किसी भी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आगा खान, एमडी कैट, नम्स के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं और हम बहुत रीज़नेबल फ़ीस में जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन लेक्चर्स